चलिए, तो हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के जिला परिदर्शन के बारे में, ठीक है। तो जिला के टूर को जब हम मेंटेन करते हैं या फिर इस टॉपिक को मेंटेन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसमें हमको जैसे मैंने बताया आपको 4 चीजों को फोकस करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो चीज होता है वो है प्रशासनिक स्थिति, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है यहाँ का, जैसे कि अगर हम लोग बोले कि विकास खंड कितना है, तहसील कितना है, लोकसभा क्षेत्र क्या है इसका, विधानसभा क्षेत्र क्या है, या फिर जिला से जुड़े हुए कुछ जानकारी या फैक्ट क्या क्या है इस पे, ठीक है। दूसरा भौगोलिक स्थिति हो गया, तीसरा आर्थिक स्थिति हो गया, और चौथा आपका पर्यटन हो गया। देखिए, आर्थिक स्थिति को पढ़ने के लिए सबसे आसान बात यह है कि हमारे यहाँ इतनी फैक्ट्रीज, इतने इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्री जो है नहीं है हमारे यहाँ। मेनली अगर हम देखेंगे तो कुछ ही गिन के है, यानी आपको एग्जैक्टली बता दूं तो 20 सबसे बड़े इंडस्ट्री हमारे पास होंगे, ठीक है। मतलब सबसे बड़े का मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े, ठीक है। वरना छोटे की बात करेंगे तो लगभग आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग 40 के आसपास जो है हमारे पास इंडस्ट्री होंगे, ठीक है। लेकिन बड़ों की बात करें, जैसे कि मोनेट हो गया, है ना, मोनेट हो गया, रायगढ़ का मोनेट हो गया, रायपुर का मोनेट हो गया, उसी प्रकार आपके बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट हो गया, है ना। तो ऐसे काउंट करेंगे तो 20 ऐसे जगह है या 20 ऐसे इंडस्ट्री है जो कि हमारे यहाँ है। आपको उत्तर वाले पार्ट में यानी नॉर्थ वाले पार्ट में जो है जितने भी जिले आप देख रहे हैं वहां पर जनरली आपको कोई भी फैक्ट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। मिलेगा क्या, आपको मिलेगा शुगर मिल, या फिर जो हमारा शक्कर कारखाना है वो मिलेगा, ठीक है। तो शुगर मिल मिल गया, तो हमारे पास गिन करीब 5 शुगर मिल है, ठीक है। तो जब 5 ही है तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति में जो है हमारे पास फोकस क्या होगा, फोकस है हमारा एग्रीकल्चर साइड, यानी हमारे इकोनॉमिकल पोजीशन को सपोर्ट करता है कौन, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसलिए फोकस करना है कि एग्रीकल्चर हमारा कितना एरिया है। तो हम लोग आर्थिक स्थिति में जो है ये हमारे लिए बहुत सरल होगा कि हम इसको जाने कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट जो जिला है या बेस्ट एरिया हमारा जो है, लैंड एरिया जो है वो किसके पास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल धमतरी के पास है, ठीक है। वहां पर कैनाल से जो है जो सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है, वो बेस्ट होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा रायपुर हो गया, बेमेतरा हो गया। तो आपको कुछ जिलों को याद रखना है ताकि फायदा कहां पर होगा, फायदा होगा जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, हम सरगुजा जिला पढ़ रहे थे और सरगुजा जिले में हमने पढ़ा था कि सरगुजा का इतिहास क्या है, हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है इसका, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि ये कैसे बना है, इसका क्या क्या नामकरण हुआ है, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि इसके अंतर्गत कुछ इसका जो बायोग्राफी है हमने वो देखा, ठीक है, इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद जो है एक लैंड एरिया, इसका भूअवस्थित जिला है ये, ठीक है। और इसके सीमावर्ती जिलों के बारे में बात करेंगे तो 5 जिलों को टच करता है ये, ठीक है। इसका जिला कोड है सीजी 15 और साक्षरता प्रतिशत है 68%, ठीक है, लिटरेसी रेट। अब इसके बाद इसके मैप को देखिएगा और इसी मैप से आज हम लोग को समझना है, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंतर्गत, ठीक है, हमने इसके जो है आर्थिक स्थिति को पढ़ लिया था, यहां तक पढ़ा हुआ था। गंगापुर खुर्द जो है इसको याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए, जितने भी आईडीसी होंगे ना, ये फायदा करेगा आपको कहां पर, ये फायदा करेगा आपको आईडीसी को पढ़ने में। ध्यान रखिएगा, आईडीसी याद रखना बहुत जरूरी है। हर एरिया का आईडीसी है, ठीक है। जैसे बिलासपुर का सेलर हो गया, आपका तिफरा हो गया, सिरगिट्टी हो गया, ये सब आईडीसी में आते हैं, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर में आते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी नाम ऐसा पढ़ रहे हैं सभी एरिया का आईडीसी याद रखना है, चाहे एक एरिया में 10 आईडीसी क्यों ना हो, ठीक है। रायपुर में सबसे ज्यादा आईडीसी है और उससे ज्यादा आईडीसी आपको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू, ठीक है, वो दुर्ग में मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में आपके आईडीसी कहां मिलेगा, रायपुर में, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं हम लोग पर्यटन क्षेत्र की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौगोलिक पृष्ठभूमि, आपने पढ़ा था। इसके बाद जो है हम पर्यटन की बात करेंगे। देखिएगा, पर्यटन क्षेत्र में तो देखिए, अंबिकापुर या सरगुजा जो क्षेत्र है वहां टूरिस्ट प्लेस कितने हैं या फिर कैसा टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस के नाम पर आपको याद रखना है कि आपको 4 चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। पहला, नेचुरल जो प्लेस होंगे, ठीक है। नेचुरल प्लेस का मतलब जैसे कि मंदिर नेचुरल प्लेस नहीं होता है, ठीक है। मंदिर क्या होता है, हम बनवाते हैं या पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, या तो धार्मिक स्थल, रिलीजियस प्लेस, ठीक है, धार्मिक स्थल या रिलीजियस प्लेस, ठीक है। कोई भी रिलीजन का कोई एरिया होगा पर्टिकुलर तो हम उसको फोकस करेंगे, ठीक है, कोई भी धर्म का। उसके बाद दूसरा होगा आपका नेचुरल प्लेस या प्राकृतिक क्षेत्र। इसके अलावा प्राकृतिक प्लेस में याद रखिएगा पर्वत पठार, माउंटेन, हिल्स जितने भी आते हैं वो सब कुछ इसमें आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और याद रखिएगा, सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा प्लेस जो पर्यटन की, जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि सरकार ने क्या क्या बनाया है, ठीक है, तो सरकार ने अगर संग्रहालय बनाया है, ठीक है, कोई लाइब्रेरी या फिर किसी प्रकार का आर्कियोलॉजिस्ट एरिया बना दिया है, ठीक है,
जैसे पर्टिकुलर महेशपुर की बात करते हैं अपन, तो महेशपुर जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे का जो एक रिकॉर्ड है वहां पर, उससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं एक पुरातत्व क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर हिंदू धर्म के संबंधित जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म के संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि इनके संबंध में आपको 3 बातों पर ध्यान रखना है: धार्मिक स्थल, प्राकृतिक क्षेत्र और सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा प्लेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी प्लेस बनाती है उसको भी हम पर्यटन में शामिल करते हैं, क्योंकि जनरली क्या गवर्नमेंट जो भी बनाएगी वहां पर लोग जाएंगे, ठीक है, और लोग जाएंगे तो वो पर्यटन डेवलप होगा वहां का, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद रखना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका बिलासपुर का ऊर्जा पार्क, एनर्जी पार्क, ठीक है, तो एनर्जी पार्क गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन पर्यटन के नाम पर ये भी डेवलप होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए यहां पर मैप में देखिएगा हम किस किस पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर पर्यटन के नाम पर ना सबसे पहले फोकस करना है आपको अंबिकापुर को, ठीक है। अंबिकापुर को याद रखिएगा कि अंबिकापुर क्षेत्र में, ठीक है, जो पार्क है, ठीक है, उन पार्कों का नाम आपको याद रखना है, और ये बाग बगीचा संबंधित है। देखिए यहां पर बायोटेक पार्क और ऑक्सीजन पार्क जो है ना, बायोटेक पार्क किस लिए है, मैंने बताया था आपको कि जो कचड़े हैं उसको डिकम्पोज करता है ये, ठीक है, वेस्टेज को डिकम्पोज करता है। तो याद रखिएगा बायोटेक पार्क भी एक प्रकार से जो है, जहां पर मशीनरी काम कर चल रहा है, उसके अलावा उसके घूमने की जगह भी बनाई गई है, मतलब उसके मॉडल्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऊर्जा पार्क के मॉडल्स बनाए गए, छोटे छोटे मॉडल्स है, तो वैसे ही बायोटेक पार्क में भी मॉडल्स मिलते हैं। तो घूमने के लिए, बच्चों को घूमने के लिए या उस एरिया में जो है आपको प्रॉपर दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर कचरे डिकम्पोज किए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक हो गया बायोटेक पार्क। तो अंबिकापुर के लिए ना आपको 4-5 ऐसे जगह को याद रखना है। देखिए पहले तो अंबिकापुर पर फोकस करते हैं, ठीक है। मैं नाम लिखता चला जाता हूं, इससे आपको 2 चीजें समझ में आएगी। एक मैप में भी आपको समझना है, मैप तो अंबिकापुर का आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले नाम याद रखिएगा, हम लोग तहसील से तहसील पर फोकस करेंगे, ठीक है। एक तहसील में क्या हो रहा है, फिर दूसरी तहसील में क्या हो रहा है, ऐसे फोकस करेंगे। तो पहला नाम आता है आपका अंबिकापुर का। अंबिकापुर में याद रखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है संजय पार्क, ठीक है। अंबिकापुर में राजपुर मार्ग पर स्थित आपका संजय पार्क याद रखिएगा। यह एक प्रकार का छोटा, ठीक है, छोटा उद्यान है, ठीक है। छोटा उद्यान कहने का मतलब है यहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, बड़े जीव जंतु नहीं पाए जाते, ठीक है। छोटे मतलब खरगोश जैसे चीजें, और जो पेड़ पौधे हैं उनका एक क्षेत्र है, और उद्यान तरीके से इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा संजय पार्क कहां पर है, तो याद रखिएगा अंबिकापुर मार्ग में, ठीक है, अंबिकापुर और बलरामपुर मार्ग में। आपको याद होगा मैंने बताया था 343, ठीक है, NH 343 बलरामपुर की तरफ जाता है, उस मार्ग पर स्थित है, याद रखिएगा आपका संजय पार्क, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर एक तकिया है, ठीक है। तकिया जानते हैं आप लोग क्या होता है? अंबिकापुर में संजय पार्क आप जाएंगे, उसी के आगे, जस्ट संजय पार्क के आगे जैसे जैसे जाएंगे, ठीक है, तो अंबिकापुर से इस रूट पर याद रखिएगा यहां पर है आपका संजय पार्क, संजय पार्क, और संजय पार्क की दाहिनी तरफ याद रखिएगा यहां पर एक तकिया है। तकिया जो होता है याद रखिएगा, इसे इस्लाम धर्म में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ना आपके अलग अलग जगह पर जो तकिया है, दरगाह जो होते हैं, ठीक है, तो कहीं पर उसे तकिया कहा जाता है, कहीं पर दरगाह कहा जाता है, ठीक है। तो अंबिकापुर में से तकिया कहा जाता है, तकिया या दरगाह, ठीक है। तो बाबा मुराद शाह का, ठीक है, बाबा मुराद शाह का यहां पर दरगाह है, ठीक है, बाबा मुराद शाह का दरगाह याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये अंबिकापुर में स्थित है, अंबिकापुर के तहसील के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अंबिकापुर से फिर आगे की तरफ जाएंगे आप अंबिकापुर के क्षेत्र में, तो आपको इस अंबिकापुर क्षेत्र में यहीं पर आपका महमाया मंदिर है, और महमाया मंदिर के पास जो है ऑक्सीजन पार्क है, ठीक है। तो ये अंबिकापुर तहसील में फैला हुआ क्षेत्र है, याद रखिएगा, जहां पर क्या क्या आता है, बायोटेक पार्क ये आपका बिलासपुर मार्ग पर स्थित है, ऑक्सीजन पार्क ये भी आपके महामाया मंदिर के पास स्थित है, और अंबिकापुर क्षेत्र में आप देखेंगे तो अंबिकापुर में एक लाइब्रेरी बनाया गया है, वहां का जो लाइब्रेरी है, ठीक है, हालांकि वो सेंट्रल लाइब्रेरी जैसा बड़ा नहीं है बिलासपुर जैसा, बट एक लाइब्रेरी जो है बनाया गया है वहां पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 चीजें यहाँ पर, एक संजय पार्क, और एक आपका तकिया बाबा मुराद शाह का, ठीक है, और उसके अलावा आपको याद रखना है बायोटेक पार्क और ऑक्सीजन पार्क, ठीक है। तो 4 क्षेत्र याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो है एक उद्यान भी बनाया गया है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्मृति वन, स्मृति वन अंबिकापुर में, ठीक है।
आपको पता होगा बिलासपुर में भी आपका स्मृति वन है, ठीक है, वैसे ही आपका अंबिकापुर क्षेत्र में भी एक स्मृति वन बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्मृति वन का नाम, और कहां कहां पर ये स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको पहला अंबिकापुर में ये पार्क, और साथ ही साथ बाबा मुराद शाह का दरगाह, ठीक है, तकिया, और उसके बाद जो है आपको स्मृति वन और ऑक्सीजन पार्क और बायोटेक पार्क याद रखना है, अंबिकापुर क्षेत्र में है ये, ठीक है। अब देखिए यहां से जो है ना यहां से आप बतौली मार्ग में जाएंगे तो याद रखिएगा बतौली मार्ग में जो है आपको यहां पर मधुमक्खी पालन क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। तो हमारे यहां जैसे कि सेरिकल्चर किया जाता है, ठीक है, एपीकल्चर किया जाता है, तो उसी प्रकार यहां पर का जो मधुमक्खी पालन है, एपीकल्चर जो होता है वो जनरली बतौली के पास जो है बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा, एपीकल्चर जो कि कहा जाता है मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन, ठीक है, कहां पर, बतौली के पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए छोटी छोटी बातों को अगर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप यकीन करिए पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर, आपका जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सभी चीजें जो है डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन के बारे में, कहां पर, बतौली के पास, ठीक है। अब देखिए इसी रूट पर जो है ना अंबिकापुर से आप जो इस रूट पर आगे जाएंगे अंबिकापुर क्षेत्र से बतौली मार्ग पर, ठीक है, तो बतौली मार्ग से आगे जाकर जो है सीतापुर पड़ता है, और सीतापुर के बाद जो है आप जसपुर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जसपुर का रूट हो गया, याद रखिएगा, जो कि बतौली और सीतापुर और उसके बाद आगे बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जब आप बतौली पहुंचते हैं ना, बतौली से थोड़ा पहले यानी इस रूट पर आगे जाएंगे तो यहां पर एक घाट है जिसे बोलते हैं लुचकी घाट, ठीक है, नाम याद रखिएगा लुचकी घाट, ठीक है। ये कहां पर है, जस्ट इस रोड पर, बतौली वाले रूट पर जो है यहीं पर आपको पड़ेगा लुचकी घाट, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा लुचकी घाट, ठीक है, अंबिकापुर में स्थित है। अब लुचकी घाट से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे दरिमा, दरिमा, ठीक है। और दरिमा क्या है तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, जो एयरपोर्ट है उसकी संख्या वैसे ही बहुत कम है ना, बाकी राज्यों की तुलना में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एयरपोर्ट बहुत कम है। तो हमारे यहाँ दरिमा में एक एयरपोर्ट बनाया गया है, याद रखिएगा, जिसका नाम है मां महामाया एयरपोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कहां पर है वो, दरिमा में, ठीक है, दरिमा, याद रखिएगा दरिमा। ये पहले हवाई पट्टी हुआ करता था, एयर स्ट्रिप हुआ करता था, अभी वर्तमान में एयरपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर नाइट लैंडिंग, अभी जो लाइसेंस है वो नहीं मिला इसको, नाइट लैंडिंग जो आपका एरोप्लेन है वो नहीं उतर सकता अभी, ठीक है, केवल दिन में चलते हैं। और दिन में चलते हैं तो आपको पता होगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां से कहां कहां जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके 3 रूट है अभी यहाँ पर, यानी अंबिकापुर से 3 रूट बना हुआ है, ठीक है। एक अंबिकापुर से रायपुर, रायपुर से दिल्ली, और दूसरा बना है अंबिकापुर से आपका उत्तर प्रदेश प्रयागराज वाला एरिया, ठीक है, और तीसरा कलकत्ता का एरिया, याद रखिएगा। तो आप यहाँ से 3 रूट पर पकड़ सकते हैं, या 3 रूट से जानकारी मिलता है आपको, ठीक है। तो दरिमा याद रखिएगा, क्या नाम है, मां महामाया एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अभी तक सबसे बड़ा एरोप्लेन कौन सा उतरा है यहाँ पर, ठीक है, तो बोइंग 800 सबसे बड़ा एरोप्लेन यहाँ पर उतरा हुआ है, याद रखिएगा। अमित शाह जिसमें आए थे, ठीक है, तो अमित शाह जो है आज से लगभग 5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, कोरोना से जस्ट पहले की बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बोइंग 800 जो है उतरा हुआ था, सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है, आपको पता होगा बोइंग 800, है ना। चलिए, तो ये याद रखिएगा दरिमा के पास। अब दरिमा से थोड़ा सा आगे जाएंगे आप, याद रखिएगा, तो एक जगह है जिसको बोलते हैं ठिनठिनिया पत्थर, गांव का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, गांव का नाम है ठिनठिनिया पत्थर, ठीक है, इसे कहते हैं ठिनठिनिया। तो ठिनठिनिया पत्थर जो है ना एक ऐसा गांव है, याद रखिएगा, जहां पर बहुत सारे पत्थर के समूह है, मतलब एक तरीके का पूरा पत्थरों का ग्रुप है वहां पर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, ये क्यों जरूरी है, तो जब आप यहां पर जाएंगे और एक एरिया है पूरे के पूरे पत्थरों से भरा हुआ एरिया है, याद रखिएगा, उन पत्थरों को जब आप मारेंगे, किसी दूसरे पत्थर से टकराएंगे, तो इसमें मेटल जैसा साउंड आता है, ठीक है, पत्थरों में ठिन ठिन जैसा, पत्थरों जैसा, जैसे टीन की आवाज आती है, ठीक है, तो वैसा पत्थरों की आवाज आती है। तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है ठिनठिनिया पत्थर, ठीक है। एक्चुअल में कहा जाता यह है कि उल्का पिंड, जो उल्का होते हैं, याद रखिएगा, है ना, एस्टेरॉइड होते हैं, उन एस्टेरॉइड का टुकड़ा है यहाँ पर, और उस टुकड़े के कारण जो है यहाँ पर जो मेटल गिरा हुआ है, जो पत्थर है, जो कि पत्थर जैसा दिखता है, एक्चुअल में वो मेटल है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है, याद रखिएगा, कि एस्टेरॉइड के गिरने वाला जो क्षेत्र है अंबिकापुर में वो ये है, याद रखिएगा। तो अंबिकापुर में 2 ऐसे 3 क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, जहां पर एस्टेरॉइड गिरे हुए हैं, और याद रखिएगा एक है आपका ठिनठिनिया पत्थर और दूसरा है आपका मेनपाट क्षेत्र, और दोनों पास में ही है, देखिए, दरिमा और मेनपाट, ठीक है, दोनों एरिया आपको वहीं पर मिलेंगे।
तो याद रखिएगा ठिनठिनिया पत्थर अंबिकापुर क्षेत्र में। अभी पत्थरों का देखिए, छोटी छोटी चीजों को, अभी ढोडा गांव याद रखना पड़ेगा, महेशपुर याद रखना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो अंबिकापुर को पूरा छान लिया आपने, यानी कि पूरा का पूरा सरगुजा जानकारी में आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ठिनठिनिया पत्थर आपके कहां पर है, दरिमा के पास है, ठीक है। अब दरिमा के पास याद रखिएगा यहीं पर एक डैम है जो कि किस नदी बनाया गया है, रिहंद नदी पर, ठीक है। और इसे कहते हैं घुनघुट्टा डैम। दरिमा के पास, दरिमा से जो है, याद रखिएगा घुनघुट्टा डैम कहां पर है, रिहंद नदी पर अंबिकापुर में है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया था कि आपका श्याम, ठीक है, श्याम परियोजना कहां पर है, तो याद रखिएगा आपके रिहंद नदी पर है। घुनघुट्टा डैम को ही श्याम परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रिहंद नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है घुनघुट्टा डैम या श्याम परियोजना, ठीक है। अब इससे आगे जाएंगे, याद रखिएगा, तो मेन पार्ट पहुंचेंगे, दरिमा से होते हुए मेन पार्ट पहुंचेंगे। और मेन पार्ट को जानने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेन पार्ट जो है पर्यटन के नाम पर सबसे फेमस जगह है इस जगह पर, ठीक है। तो देखिए मेन पार्ट के बारे में समझिएगा। तो मेन पार्ट आपको समझ में आ रहा है यहां पर, ठीक है। अब मेन पार्ट को देखेंगे आप, तो मेन पार्ट क्षेत्र में दरिमा आपको समझ में आ गया। दरिमा में क्या है, एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, जिसका नाम क्या है, मां महमाया एयरपोर्ट, ठीक है। याद रखिएगा दरिमा के पास ही क्या है, ठिनठिनिया पत्थर। देखिए बोलने में शर्म नहीं करिएगा, इसको याद रखने के लिए बोलना जरूरी है, ठीक है। और अभी ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलेगा जिस लगे कि क्या जगह है और क्या नाम है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि देखिए अभी के क्वेश्चन का जो तरीका है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, उल फिजुल क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप सोचेंगे तो ये क्वेश्चन क्यों देगा, तो सोचिए इससे क्या नॉलेज मिलेगा आपको ठिनठिनिया पत्थर को जानने से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप इसको बड़े तौर पर सोचेंगे तो रिसर्च का एक सेंटर है ये, ठीक है। एस्टेरॉइड के बारे में जानने के लिए आप यहां पर देखेंगे तो रिसर्च चल रहा है अब, ठीक है। तो ये बहुत फेमस हो गया। दरिमा के क्षेत्र में जब तक हवाई पट्टी थी तब तक वहां की जमीनें सस्ती थी। एयरपोर्ट बनाया, पूरा महंगा हो गया, पूरा का पूरा दरिमा महंगा हो गया, ठीक है। तो कॉमन सी बात है कि वो एरिया अब जो है पॉस एरिया में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता है क्षेत्र का वैल्यू और पूरा का पूरा अंबिकापुर जो है अब डेवलप होने लगा है, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरे नंबर पर याद रखिएगा हम बात करेंगे तहसील मेन पार्ट की। मेन पार्ट, तो यह एक पाट प्रदेश से आपको जानकारी है, पाट प्रदेश है, ठीक है। एक प्रकार का पाट प्रदेश है, यानी कि पाट जैसा रीजन है ये, पूरा का पूरा पठार से ऊंचाई में रहता है, ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक है, उसकी हाइट है 1152 मीटर, ठीक है। अभी आपको मैंने कल एक न्यूज आपको दिया था, कल आपको याद होगा टेलीग्राम में एक न्यूज आया हुआ था, पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी तक आप लोगों ने? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, आपको करंट अफेयर डेली वहीं पर मिलता है, ठीक है। और अगर आपने करंट अफेयर को छोड़ा तो यकीन कीजिए आप इधर कितना भी मेहनत कर लेंगे 2-4 नंबर से हमेशा अटकेंगे। करंट अफेयर सिलेक्शन लेने का सबसे बड़ा आधार है, याद रखिएगा। अगर करंट अफेयर है तो आप बहुत सारे पेपर को क्रॉस कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो यकीन कीजिए आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो चोटी या हाईएस्ट पीक जो है वो कितना है, 1152 मीटर है, किसका, मेन पार्ट का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए अंबिकापुर का सबसे हाईएस्ट पीक या पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा मेन पार्ट ही है, उसका नाम मेन पार्ट ही है, जगह का नाम भी मेन पार्ट है और पर्वत का नाम भी मेन पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है, 1152 मीटर, ठीक है। अब देखिए मेन पार्ट आप जाएंगे ना तो यहाँ पर पर्यटन जो है नेचुरल प्लेस है, यानी यहाँ का जो पर्यटन है कुछ नेचुरल है और कुछ गवर्नमेंट ने भी डेवलप कर दिया है, ठीक है। जैसे कि अभी पंजी जंपिंग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पंजी जंपिंग स्टार्ट हो रहा है तो पैर में रस्सी बांध करके कूद जाइए, तो वो कौन करेगा, गवर्नमेंट कराएगा। तो पर्यटन के रूप में जो है वे भी फेमस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जो है पैरासूट लैंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो दुनिया भर की चीजें जो है गवर्नमेंट यहाँ पर करा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ठंड के समय में यहाँ पर कार्निवल होता है, ठीक है। यानी कि ठंडी जब आती है तो यहाँ पर कार्निवल होता है, और कार्निवल होता है तो रेसिंग होती है, यहाँ पर बाइक रेस होता है, ठीक है। विदेश से एक्टर आते हैं यहाँ पर, मतलब आप ये समझिए हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं इतना डेवलप जैसा काम नहीं होता होगा जो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ठंड के समय मतलब दिसंबर में, याद रखिएगा दिसंबर में या फिर जनवरी के शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजों में कई बार ऐसा होता है, कार्निवल जनवरी के टाइम पर 10 तारीख से पहले पहले सप्ताह में, और या फिर दिसंबर में अंतिम समय में, ठीक है। तो याद रखिएगा एक तो कार्निवल होता है, हाँ एक तरीके का फेस्टिवल है। जनरली क्या है ना कि जैसे मेन पार्ट महोत्सव के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेन पार्ट महोत्सव बोल देते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में ये कार्निवल है, महोत्सव ऐसा मनाते नहीं इसको। 5 दिन का रहता है और 5 दिन ऐसा चलता है, ये समझिए कि बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े जो भी मतलब पर्सनैलिटी है एक्चुअल में
वो सब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ग्लैमर तरीके का पूरा धूमधाम से जो है ये मनाया जाता है। इवन जो है विधायक भी पहुंचते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं विधायक और खूब डांस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब स्थिति आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हॉलीवुड आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक बार अभी हॉलीवुड सिंगर भी आए हुए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझिए कि लगातार जो है कार्निवाल जो है बहुत फेमस है यहाँ का, मेन पार्ट कार्निवाल, ठीक है। बाइक रेस से लेकर जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्निवाल जो ठंड के समय होता है ये ध्यान रखिएगा, 5 दिनों का होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा अब यहाँ के क्षेत्र की बात करते हैं, कौन कौन से एरिया आता है यहाँ पर जो पर्यटन का एरिया है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा टाइगर पॉइंट, दूसरा फिश पॉइंट, तीसरा मेहता पॉइंट, जलजली, उल्टा पानी, उल्टा पानी, ठीक है, उल्टा पानी। तो ये सभी जगह है, याद रखिएगा टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, और एक पॉइंट आता है आपका इको पॉइंट। इसके बाद एक जगह है, याद रखिएगा तिब्बत टेम्पल, तिब्बत टेम्पल, ठीक है। तिब्बतियों का टेम्पल बनाया गया, बौद्ध मंदिर है यहाँ पर, है ना, 2 मंदिरें हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन क्षेत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण है इनको पहले फोकस करते हैं, पहले क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले बात करेंगे टाइगर पॉइंट की। तो टाइगर पॉइंट को याद रखिएगा कि यहां पर सबसे फेमस जो जगह है वो टाइगर पॉइंट ही है, सबसे फेमस, ठीक है। इसका नाम टाइगर पॉइंट इसलिए पड़ा था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 50 साल पहले या 30 साल पहले जो है यहाँ पर टाइगर हुआ करते थे और इस क्षेत्रों में पानी पीने आया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टाइगर पॉइंट है, याद रखिएगा। और टाइगर पॉइंट का नाम केवल जो है टाइगर या बाघ के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अधिक तो अभी अभी जाएंगे आप तो सिर्फ बंदर मिलेंगे आपको यहाँ पर, और एक वाटरफॉल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाटरफॉल जो है महादेव नदी पर है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, ठीक है, टाइगर पॉइंट पर एक वाटरफॉल है, और किस नदी पर है ये? महादेव नदी पर, ठीक है। नदी का नाम है महादेव नदी पर एक वाटरफॉल है, याद रखिएगा, ठीक है, टाइगर पॉइंट पर। और याद रखिएगा सरभंजा जलप्रपात जो है ये मांड नदी पर है, वो अलग है, ठीक है। दोनों चीजें याद रखिएगा, एक टाइगर पॉइंट पे जो है आपको वाटरफॉल है, और वाटरफॉल किस नदी पर है? महादेव नदी पर है, ठीक है, महादेव रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब वही ध्यान रखिएगा कि उसके बाद आता है फिश पॉइंट। तो फिश पॉइंट जो है याद रखिएगा, फिश पॉइंट जो है एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों के स्पीसीज वाले मछलियां या फिश पाई जाती हैं, ठीक है। तो इतने सारी मछलियां जो यहाँ पर रखा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक नदी बहती है, याद रखिएगा। और पूरा एरिया जो है पूरा का पूरा पानी वाला एरिया है, ठीक है। तो वहां पर वाटरफॉल भी मिलेगा आपको, नदी भी मिलेगा, और पूरे के पूरे घूमने फिरने और लोगों का जो है एक तरीके से मौज मस्ती करने का पूरा एरिया बना दिया गया है। तो वो पूरा फिश पॉइंट बन कहलाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फिश पॉइंट जो है फेमस है फिश के लिए, ठीक है। बहुत सारे स्पीसीज वाले फिश पाए जाते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए ये फेमस है फिश पॉइंट, ठीक है। तीसरा है आपका मेहता पॉइंट। मेहता पॉइंट जो है एक एरिया है, याद रखिएगा, जहां पर आपका पिकनिक बनाने के लिए, मतलब पिकनिक के लिए जो है पूरा एरिया बना हुआ है, मेहता पॉइंट कहलाता है। गांव से आउटर लेयर पर जो है ये बनाया गया है, ठीक है। तो मेहता पॉइंट को, ये जो तो पॉइंट दिख रहे हैं आपको सभी के सभी पॉइंट, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट और इको पॉइंट। इको पॉइंट तो आपको पता हुआ इको के लिए फेमस है, जाके लोग चिल्लाते हैं, दूसरे का नाम आवाज आ जाता है ना। तो याद रखिएगा कि इको पॉइंट जो है ये फेमस है जंगल पहाड़ों के लिए, सभी चीजों के लिए। तो ये इको पॉइंट है यहाँ पर, मतलब पर्यटन के रूप में जो है लोग वहां पर लंबा समय बिताते हैं, पिकनिक करते हैं, ठीक है। और अब तो ऐसा हो गया कि आप नाइट स्टे कर सकते हैं वहां पर, मतलब इस तरीके से आपको छोटे छोटे कमरे बना के दिए जा रहे हैं जहां पर नाइट स्टे करने का जगह दिया जा रहा है, ठीक है। तो रात को जो है यहाँ पर जानवरों के साउंड सुनना, या फिर दुनिया भर के रिसर्च करना, घूमना फिरना, रात को जो है पार्टी करना, वो सब चीज जो है आपकी इन टाइगर पॉइंट पे नजर आता है, या फिर इन क्षेत्रों में नजर आता है, ठीक है। इसके बाद आता है जलजली, ठीक है। जलजली नाम जो है ना, ये थोड़ा सा नाम एक खतरनाक, मतलब डिजास्टर के नाम पर रखा गया है, जैसे नाम ही लग रहा है आपको जलजली, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एरिया याद रखिएगा, मेन पार्ट के जाने से पहले, मेन पार्ट पहुंचने से पहले या टाइगर पॉइंट पहुंचने से पहले यहाँ पर एक क्षेत्र था, याद रखिएगा, जो अगर देखेंगे तो एक्चुअल में ना यहाँ पर 1997 में एक भूकंप आया था, ठीक है। तो जो भूकंप आया था 1997 में, उसके कारण जो है इनके बीच में गैप हो गया, मतलब जो जगह था उसमें पूरा गैप हो गया और पानी भर गया था,
ठीक है। अब पानी भरा तो, और उसके बाद पानी भरने के बाद लगातार जो उसमें मिट्टी की लेयर भरते चले गए। अब मिट्टी के लेयर इतने भर गए उसमें और पानी पूरा का पूरा जम गया, तो पानी सूख नहीं पाया, और उसके बाद जो है वो क्षेत्र क्या हो गया, जंपिंग जैक हो गया। मतलब आप जाएंगे वहां पर और उसके बाद वो आपको जर्क कर देगा, ऊपर फेंक देगा, फिर जाएंगे, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर एरिया है, याद रखिएगा। मतलब पर्टिकुलर एरिया कहने का मतलब है कि जैसे ही आप जलजली के पास पहुंचेंगे तो जलजली का कुछ पर्टिकुलर एरिया ही है जो ऐसा काम करता है, पूरा एरिया नहीं। मतलब अगर आउटर इससे इधर चले गए, आप थोड़ा बाहर चले गए तो अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। हम गए थे लगभग अभी 3 साल पहले, जब हम गए थे, पूरी क्लास हमारी गई थी, तो उस समय कुछ बच्चे नाच रहे थे वहां पर, डांस कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ जो है डांस के पूरे इक्विपमेंट गए हुए थे। तो उस समय क्या हुआ था, एक लड़का कोई बाहर से आया और हमारे पीछे डांस करने लगा। अब जब डांस कर रहा था तो वो घुस गया था अंदर, मतलब उसकी गर्दन तक, यानी आप ये कह सकते हैं चेस्ट तक जो है वो नीचे घुस गया था, उसको निकालना पड़ा। उसके जूते और कपड़े अंदर रह गए थे, सोचिए, वो इस प्रकार से फंसा था, ठीक है। और ये हमारे साथ ये घटना घटी थी, हमारे बीच का लड़का नहीं था, ये बाहर से कोई आया हुआ था, तो वो ऐसा घुस गया था इसमें, ठीक है। तो ये जलजली जो है, नाम से ही पता चल रहा है आपको जलजली, तो ये बहुत खतरनाक एरिया है। लेकिन पर्टिकुलर एरिया में आप जो है यहाँ पर जाएंगे, जर्क करेंगे, तो ये आपको जम करेगा, रबड़ जैसा फील कराएगा आपको, ठीक है, इलास्टिक जैसा, कि आप वहां पर जम करेंगे तो आपको ऊपर ढकेलेगा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब जमीन पर कुछ इस प्रकार का एक्सपीरियंस अलग ही टाइप का होता है, तो वो जलजली ही याद रखिएगा, ठीक है। और इससे जलजली से पहले जो है थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप, थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पर एक उल्टा पानी है। उल्टा पानी एक गांव है, याद रखिए, जिसका नाम है चिखला पानी, ठीक है। गांव का नाम है चिखला पानी, ठीक है। तो यहां से जो है, अभी देखा होगा आपने कि कुछ विधायक जो है ना, मंत्री और विधायक जो है यहाँ पहुंचे हुए थे, ठीक है, इस क्षेत्र में। और इन्होंने देखा और वीडियो भी बनाया था इन्होंने कि पानी जो है ना एक आम के पेड़ के पास से निकल रहा है, और आम के पेड़ से पानी जो है इस प्रकार से ऊपर चढ़ता है, जो ऊपर चढ़ान है, मतलब ऊपर जो है घाटी जैसा एरिया है और पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब पानी का जो रेंज है वो नीचे जाना चाहिए था यहाँ से ऐसा, बट ये पानी यहाँ से ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस याद रखिएगा कि यहाँ पर इसके किनारे एक सड़क है, जो सड़क ऐसा है, इस तरीके का, मतलब उतना ऐसा सीधा सा स्लोप नहीं है, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। मैंने गाड़ी को छोड़ा और गाड़ी को छोड़ने पर जो है गाड़ी अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ती है, ठीक है। हाँ, तो वो चीज मुझे देखने को मिला कि यहाँ पर एक्चुअल में ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो आपका एस्टेरॉइड जो गिरने की बात की जाती है वो यहाँ पर गिरा है, ठीक है। जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा सा डेवलप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पानी में आयरन की मात्रा हो, आयरन हो उसके अंदर, उसके कारण पानी को वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हो, ठीक है। ये हो सकता है, हम इस पर रिसर्च नहीं किए हैं, बट ये जानने के योग्य है कि पर्यटन नाम पर जो है बहुत फेमस हो गया, और गाँव जो है रातों रात फेमस हो गया ये वाला, क्योंकि अब वहां पर जाएंगे आप तो वो पूरा मार्केट बन गया धीरे धीरे, ठीक है। तो कुछ खाने को नहीं मिलता तो पूरा मार्केट डेवलप हो गया अभी वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चिखला पानी जो है अभी डेवलप हो गया है, याद रखिए, जलजली क्षेत्र, ठीक है। तो ये 4-5 क्षेत्र याद रखिएगा। इसके बाद इको पॉइंट मैंने बताया आपको। अब देखिए तिब्बत टेम्पल के बारे में याद रखिएगा। तिब्बत टेम्पल के बारे में याद करने से पहले आपको याद रखना है कि यहां पर जो है ना 1962 में, याद रखिएगा, तिब्बतियों को, ठीक है, 1962 में जो है ना, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ हमारा, आपको जानकारी होगा, चाइना ने जो है पूरी तरीके से तिब्बत वाले क्षेत्र को, ठीक है, कहीं ना कहीं पूरा ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र को ऑक्युपाई किया। तिब्बती लोग जो है वहां से भागकर भारत में आए। तो उस समय जो है नेहरू जी की सरकार थी, याद रखिएगा, 1962 की बात है, ठीक है। पंचशील समझौता ट्रीटी साइन हुई थी हमारी, ठीक है। आपको पता होगा चाइना के साथ हमारी ट्रीटी साइन हुई थी, पंचशील कहा जाता है इसे। इस ट्रीटी के बाद जो है जैसे ही हम ट्रीटी साइन करके आते हैं, और पीछे से जो है चाइना ने आक्रमण कर दिया था भारत पर, ठीक है, और भारत इस पर हार गया था, ये भी बात सच है। तो ऐसे आधार पर जो है हमने क्या किया, तिब्बतियों को जो है हमारे यहाँ, ठीक है, कुछ क्षेत्रों पर शरण दिया था, यानी हमने उनको जगह दिया, और ऐसे में उनके 5 कैंप लगवाए थे, बड़े बड़े 5 कैंप, याद रखिएगा, ठीक है। उन 5 कैंपों में वो रहते हैं, आज भी उनका क्षेत्र है। और ऐसे में जो है हम उसे छोटा तिब्बत कहते हैं, याद रखिएगा। मेन पार्ट को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है, तिब्बतियों के रहने के कारण, ठीक है, छोटा तिब्बत कहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा उनको हमने जगह कब दी थी, 1962 में, ठीक है। तो उसके लिए उन लोगों के लिए हमने क्या किया, हमने किया था, याद रखिएगा, यहाँ पर तिब्बत टेम्पल बना के दिया। तो 2 टेम्पल है यहाँ पर, याद रखिएगा, बौद्ध मंदिर है, जो आपका 2 है, एक पुराना है और एक अभी नया बनाया गया है, ठीक है। तो 2 बौद्ध टेम्पल याद रखिएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे ही बौद्ध टेम्पल कम मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे में जो है आपका ये टेम्पल आपको मिलता है, तिब्बती का टेम्पल यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, तिब्बतियों का जो कालीन है, इनके द्वारा बनाया हुआ जो कालीन होता है, कारपेट होता है, आपको पता होगा, ये बहुत फेमस हुआ है मेन पार्ट का, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ पर जो है ना जो अलग अलग नस्ल के कुत्ते मिलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप जो है कई नस्लों के कुत्ते देखते हैं, है ना, अलग अलग स्पीसीज के जो है, ठीक है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर आपको ज्यादातर जो है पमेलियन, ठीक है, जो पमेलियन डॉग होते हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर, अधिक जो है बिक्री होती है यहाँ पर, मार्केट लगता है उनका, ठीक है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा
कि इनका जो क्षेत्र है, ठीक है, अब इनके क्षेत्र में जो है क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टाइगर पॉइंट पे जो है ऐसा कौन कौन से क्षेत्र किए जाते हैं या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर पंजी जंपिंग का प्लान किया जा रहा है या पर्टिकुलर कौन सा एरिया है जो गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। ये सारे चीज कैसे हैं, ये सारी चीजें जो है नेचुरल है, ठीक है, ये सभी चीजें नेचुरल तरीके से डेवलप हुई है। अब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कार्य को याद रखिएगा, यहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है मेन पार्ट क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा मेन पार्ट क्षेत्र में जो है कुछ क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि परपटिया, जगह का नाम याद रखिएगा, परपटिया, ठीक है। परपटिया क्षेत्र याद रखिएगा, यहां पर ये सुंदर एक क्षेत्र है, मतलब पर्यटन के रूप में यह विकसित एक क्षेत्र है, याद रखिएगा, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एक रेंज है जिसको बनाया गया है, याद रखिएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि इनके क्षेत्र में जो है ना ट्रैकिंग का एरिया बनाया जा रहा है, मतलब परपटिया में जो है ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग तो जानते होंगे आप लोग, माउंटेन में ट्रैकिंग की जाती है, ठीक है। तो यहां पर कुछ गुफा या केव हैं, जैसे राका माड़ा, ठीक है, राका माड़ा ये केव है, याद रखिएगा, माड़ा मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है, राका माड़ा गुफा है। और उसके अलावा जो है यहां पर एक ऊंचा पहाड़ी है, याद रखिएगा, बंदरकोट, बंदरकोट एक पहाड़ी है, ठीक है, बंदरकोट याद रखिएगा ऊंची पहाड़ी है। और इसी के अलावा जो है इन क्षेत्रों में एक जगह याद रखिएगा ट्रैकिंग तो की जाती है, बंदरकोट क्षेत्र में ट्रैकिंग की जाती है। राकामाड़ा में जो है ना एक फेमस एक तरीके से आस्था है, ठीक है, फेमस आस्था का मतलब यहां जो है ना इनको कहा जाता है, राकामाड़ा जो क्षेत्र है आपका, इन क्षेत्रों में दूल्हा दुल्हन जो दूल्हा होते हैं और दुल्हन होते हैं, इसको इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते हैं, सिंबल मानते हैं एक्चुअल में, याद रखिएगा राकामाड़ा को, ठीक है, यहाँ का प्रतीक चिन्ह जो है, जो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके प्रतीक चिन्ह के तौर पर माना जाता है, आस्था माना जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है जनजातियों के द्वारा जो है हम कई ऐसे तरीके या ऐसे एक तरीके का रिचुअल करते हैं, ठीक है। तो जनजातियों में रिचुअल बहुत फेमस है, आपको पता होगा। तो उन रिचुअल में जो है याद रखिएगा एक रिचुअल होता है जहां पर दूल्हा दुल्हन को जब भी शादी होती है तो राकामाड़ा क्षेत्र में ले जाकर जो है एक राउंड या फिर उनका जो है राकामाड़ा का राउंड कराया जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से राकामाड़ा जो है वहां की जनजातियों के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। किसके लिए, तो मेन पार्ट में परपटिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और बंदरकोट याद रखिएगा, यहाँ की सबसे परपटिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बंदरकोट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है बंदरकोट के बारे में। और परपटिया को जो है याद रखिएगा यहाँ पर ट्रैकिंग की जा रही है, ठीक है। तो ट्रैकिंग के लिए याद रखिएगा ट्रैकिंग का जो क्षेत्र है और इसका नाम है नान दमाली, नान दमाली, जहां पर ये ट्रैकिंग की जाती है, ठीक है, ट्रैकिंग की जाती है नान दमाली। उसके अलावा राकामाड़ा दूल्हा दुल्हन का आस्तिक जो सिंबल है, याद रखिएगा। उसके अलावा बंदरकोट जो है जगह का नाम है, जो कि सबसे ऊंची चोटी यहाँ की परपटिया की, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा अन्य क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं मेन पार्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र याद रखिएगा। चलिए एक और नाम याद रखिएगा, एक अलग से पॉइंट याद रखिएगा, टाऊ, ठीक है, टाऊ, ठीक है। टाऊ क्या होता है, ये एग्रीकल्चर जो है एरिया है, याद रखिएगा, जो इसमें टाऊ की खेती की जाती है, टाऊ, ठीक है। जैसे हमारा पैडी होता है, ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा टाऊ की खेती होती है, ठीक है। तो जैसे हम टाऊ, आप लोग सुने टाऊ के बारे में, नहीं सुने? टाऊ जो है ना एक तरीके का अनाज होता है, ठीक है। और उस अनाज की क्वालिटी ये होती है, याद रखिएगा, कि छत्तीसगढ़ में जो है इसकी बिक्री न के बराबर होती है। ये जाता कहाँ है, सीधे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, इंग्लैंड। तो 600 रुपए केजी जो है इसकी बिक्री होती है, ठीक है। जनरली जो है अधिकांश लोग इसको खाते हैं। और आउटर हम इसको ज्यादा फेमस क्यों नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना हम चावल से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम चावल से ऊपर कहाँ जाते हैं, हमारा भोजन क्या है, चावल है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर जो है चावल से ऊपर टाऊ की खेती करके जो है टाऊ की बिक्री होती है, और मेन पार्ट में काफी ज्यादा टाऊ की खेती होती है। और आप जब भी दिसंबर के समय जाएंगे तो यहाँ का खेत जो है ना पहले पूरा लाल रहेगा, और फिर जब यहाँ से फूल फूलेगा, इसमें फूल आएंगे, ठीक है, फ्लावर्स होंगे, तो ये पूरा सफेद हो जाएगा, पूरा मैदान जो है सफेद हो जाता है। तो ये टाऊ की खेती के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन पार्ट को टाऊ की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टाऊ की खेती यही होती है।
ठीक है। अब टाउ होता क्या है, जनरली जो है ना इससे एक प्रकार का मैदा बनाया जाता है, ठीक है, जैसे हमारा कॉमन मैदा बनता है, ठीक है, तो उसी जैसा याद रखिएगा टाउ से भी जो है मैदा बनता है, और इस मैदे का प्रयोग जो है आप अलग अलग प्रकार के तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा टाउ का नाम भूलिएगा मत, ठीक है। एक प्रकार का अनाज है, बीज है, याद रखिएगा, सीड्स, ठीक है। अब देखिएगा सरकार ने क्या बनाया है, ठीक है। सरकार ने एक्चुअल में जो एक रूट बनाया है पर्यटन रूट के नाम से, ठीक है। ये गवर्नमेंट पर्यटन या टूरिस्ट रूट कहलाता है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पर्यटन मार्ग, ठीक है। इस मार्ग में याद रखिएगा पर्यटन मार्ग जो बनाया गया है, डेवलप किया गया है, उसके अंतर्गत जो है मारी घाट पहला है, मारी घाट, इसको बोलते हैं मारी वैली, ठीक है, घाट या वैली। तो याद रखिएगा मारी वैली या मारी घाट जो है, यहां पर इको बॉटनिकल इको बॉटनिकल जोन बनाया गया है इसको, ठीक है। इको बॉटनिकल ट्रेल कहते हैं या जोन कहते हैं मारी घाट में, ठीक है, इको बॉटनिकल ट्रेल या जोन, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक नदी है, याद रखिएगा, जिसका नाम है मछली नदी, मछली नदी। तो फिश पॉइंट के पास ये नदी बहती है, याद रखिएगा, है ना, मछली नदी, उसका नाम ही, नदी का नाम ही मछली नदी है, और फिश पॉइंट कहा जाता है उस जगह को जिसको हमने पढ़ा अभी, ठीक है। इसमें क्या है, तो मेडिको, इसे कहा जाता है मेडिको बॉटनिकल ट्रेल, ठीक है। मतलब अगर आप घूमने जाएंगे तो पहले इको, फिर मेडिको यानी मछली नदी के पास, और तीसरा है आपका मालतीपुर, तीसरा है मालतीपुर, ठीक है। ये भी आपका बॉटनिकल ट्रेल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मेडिसिनल मेडिसिनल ट्रेल। और चौथा आता है आपका, ठीक है, मालतीपुर के बाद चौथा है देव प्रवास, देव प्रवास, और यहां पर है आपका जलजली। इस तरीके से इनको डेवलप किया गया कि आप अगर घूमने जाएं तो ये पूरा एरिया बनाकर पैसे खर्च करके आए, गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया है यहाँ के लिए, ठीक है, कि आप आएंगे तो पूरा का पूरा मेन पार्ट, मतलब अगर आप आए तो 20-30 हजार रुपए जो है आपके मेन पार्ट पे निकलने वाला है। अगर आप 4-5 दिन वहां रुकते हैं तो ये 20-30 हजार रुपए का पूरा खर्चा सेटअप कर दिया उन्होंने। आइटनरी समझते हैं, है ना, तो पूरा आइटनरी बना के रखा हुआ एक्चुअल में कि आप कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अगर आप बहुत बाहर से आते हैं तो आपको तो गाड़ी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आप पूरा मेन पार्ट घूमने के लिए गाड़ी ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ सिस्टमेटिक कर दिया गया है मेन पार्ट क्षेत्र में, ठीक है। तो इसे एडवेंचर जोन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सभी जो नाम है एक्चुअल में पर्यटन मार्ग जो है ये एडवेंचर जोन है, ठीक है। तो ये था मेन पार्ट के बारे में। देखिए अब अंबिकापुर में अन्य क्षेत्र कौन कौन से है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मेन पार्ट आपको समझ में आ गया कि मेन पार्ट के क्षेत्र के लिए क्या क्या है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, हम पहुंचते हैं मेन पार्ट के आगे। अब देखिएगा दरिमा से मेन पार्ट के रोड में, यानी कि अंबिकापुर से मेन पार्ट के रोड में एक जगह है जिसका नाम है ढोढा गांव, ढोढा गांव, ठीक है। जगह का नाम याद रखिएगा ढोढा गांव, और यहाँ के लोग इससे बोलते हैं लिखा पखना, ठीक है, लिखा पखना, ठीक है, हाँ लिखा पखना, याद रखिएगा, लिखा पखना। एक्चुअल में ये जो एरिया है याद रखिएगा, ये माना जाता है कि स्टोन एज का टाइम का है, यानी जो एरिया है यहाँ पर कछुए और मानव की जो आकृतियां हैं, ह्यूमन के जो चित्र या पिक्चर्स बनाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है, पुराने समय में, वो आज भी यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसे सैलाश्रय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, लिखा पखना सैलाश्रय, ठीक है। जगह का नाम है ढोढा गांव, याद रखिएगा। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो पत्थरों के लिए जाना जाता है, और पत्थर मतलब स्टोन के लिए, पर्टिकुलर जो है इंस्क्रिप्शन के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। तो जो भी पुरानी लिपियां हैं, जो पुराने चित्रकारी है, उसके कारण जो है इस जगह को जाना जाता है शैलाश्रय, यानी कि पत्थरों में आपको कछुआ, मानव आकृति,
मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। कछुए की आकृति मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार आपका मानव आकृति मिलेगी लिखा पकना क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका महेशपुर क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए आप नदी के किनारे जाएंगे तो ये वाला एरिया जो है आपका महेशपुर क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, याद रखिएगा कि अंबिकापुर के क्षेत्र में महेशपुर कहां पर स्थित है या किस नदी के तट पर स्थित है, तो रिहन नदी, ठीक है। रिहन नदी के तट पर स्थित है, इसके किनारे स्थित है, याद रखिएगा महेशपुर, ठीक है। इसके 5 क्षेत्र बहुत फेमस है, महेशपुर के 5 क्षेत्र कौन कौन से देखिएगा। महेशपुर रिहन नदी के तट पर स्थित, ठीक है। रिहन नदी के तट पर स्थित है आपका महेशपुर, और इसके 5 क्षेत्र फेमस हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं? पहला है टीलों के 5 समूह, ठीक है। टीला आप समझते हैं क्या होता है? पत्थरों के जो टीले बने होते हैं, ठीक है। पत्थरों के जो समूह होते हैं, ग्रुप होता है, ठीक है। पूरा स्टोन ग्रुप जो आप देखेंगे उसे कहते हैं टीलों का समूह, ठीक है। उसके बाद आता है कोड़ी मोड़ी, ठीक है। जगह का नाम याद रखिए कोड़ी मोड़ी, ठीक है। यहां पर आपके महेशपुर में पड़ेगा, याद रखिएगा। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, क्योंकि ये पुरातत्व क्षेत्र है, आर्कियोलॉजिस्ट एरिया है, याद रखिएगा। उसमें जो है आपका कोड़ी मोरी या फिर से बोलते हैं कुरिया मोड़ी झोरी, ठीक है। जगह का नाम याद रखिएगा, कोड़ी मोड़ी शॉर्टकट है, या फिर बोलेंगे कुरिया मोड़ी झोरी, ठीक है। अब गांव का एरिया है, याद रखिएगा, तो ऐसे में आपको इसी प्रकार के नाम मिलेंगे, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा नौकरी पाने के लिए इस तरफ से झुकाना पड़ेगा, जो कि आपको ऐसे नाम याद करने हैं, कुरिया मोड़ी झोरी, ठीक है। याद रखिएगा कुरिया मोड़ी झोरी। इसके अलावा एक नाम है, याद रखिएगा, निशान पखना, निशान पखना। और एक है, याद रखिएगा, ऋषभदेव तीर्थंकर, ठीक है। ऋषभदेव तीर्थंकर। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा जो सभी क्षेत्र आते हैं, ठीक है, उनमें 4 बहुत फेमस है, यही 4 सबसे ज्यादा याद रखना है आपको, ठीक है। ये 4 क्षेत्रों को याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा यहां पर क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर हम टीलों के 5 समूह को बोलेंगे तो टीलों का जो 5 समूह है उनके 5 अलग अलग नाम है, ठीक है। अब देखिए वो 5 नाम क्या क्या है, तो याद रखिएगा एक्चुअल में ये जो जगह दिख रहा है आपको, इसमें शिव मंदिर, छेरका मंदिर, छेरका मंदिर, छेरका समझते हैं क्या होता है? छेरी तो समझते हैं ना, बकरी को कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा बकरियों के क्षेत्र के लिए यहाँ पर जो है एक फेमस मंदिर है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसे छेरका मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देउर मंदिर, शिव मंदिर, छेरका मंदिर, देउर मंदिर, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इस जगह पर जो है भीतरदूरा, भीतरदूरा मंदिर। और एक नाम याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है जो 5 टीलों के समूह हैं उनमें एक नाम और शामिल किया गया है, जिसका नाम है आदिनाथ समूह, आदिनाथ समूह। तो ये 5 मंदिर, 5 जो समूह है उन्हीं को कहा जाता है 5 टीला, ठीक है। ये 5 समूह के 5 टीला कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, शिव मंदिर, छेरका मंदिर, देउर मंदिर, भीतरदूरा मंदिर और आदिनाथ समूह, ठीक है। आदिनाथ आप जानते होंगे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम आदिनाथ है, ठीक है, जिनको ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आदिनाथ या ऋषभ देव एक ही जन का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कुड़िया झोरी मोरी क्या है, तो याद रखिएगा आप यहां से जो है ना महेशपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो यहां पर एक मंदिर है, याद रखिएगा, जहां पर विष्णु जी का मंदिर है। और विष्णु जी के मंदिर में जो है 2 प्रतिमा स्थित है यहाँ पर विष्णु जी का। अभी वर्तमान में जो है भग्न अवस्था में है। भग्न अवस्था का मतलब होता है टूटा हुआ,
ठीक है। तो याद रखिएगा विष्णु जी के 2 प्रतिमा यहाँ पर स्थित है, कहां पर? कुड़िया मोरी झोरी में, ठीक है। तो इस क्षेत्र में विष्णु जी की जो है काफी पुरानी प्रतिमा रखी गई है, काफी पुरानी है। और ये कौन सी शताब्दी का है? तो याद रखिएगा 10वीं शताब्दी का, यानी 10th एडी का जो है ये मंदिर है, आपको याद रखना है, ठीक है। जगह जो है 10th एडी के बारे में बताता है। इसके बाद याद रखिएगा 8वीं शताब्दी का 8th एडी का यहां पर ऋषभ देव का प्रतिमा स्थित है, याद रखिएगा, प्रतिमा या स्टैचू, ठीक है। तो याद रखिएगा 8वीं शताब्दी का ऋषभ देव की प्रतिमा यहां स्थित है। आपके जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, मैंने कल बताया था आपको कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में आपको पता होगा कि अपने गुरुओं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, उनको तीर्थंकर कहा जाता था, ठीक है। तो उन तीर्थंकरों में सबसे पहला तीर्थंकर का नाम है, याद रखिएगा, आदिनाथ या फिर ऋषभ देव, ठीक है। तो ऋषभ देव जो है, याद रखिएगा, ये पहले तीर्थंकर है। और महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है 23वें नंबर पर आते हैं। तो याद रखिएगा ये इनकी 8वीं शताब्दी की प्रतिमा जो है ना, वो मिली है यहाँ पर, 8वीं शताब्दी की प्रतिमा है, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र याद रखिएगा महेशपुर में, इसलिए कहा जाता है कि बहुत फेमस, यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित विष्णु जी की प्रतिमा और जैन धर्म संबंधित ऋषभ देव की प्रतिमा स्थित है। तो कई बार इससे क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है, ये है कि महेशपुर जो है किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। पहला ऑप्शन रहेगा हिंदू धर्म से, दूसरा ऑप्शन रहेगा जैन धर्म से, तीसरा ऑप्शन रहेगा दोनों धर्म से, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमेशा सही क्या होगा, हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है ये, ठीक है। और रिहन नदी पर स्थित है, या रिहन नदी के तट पर स्थित है, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद आता है, याद रखिएगा, निशान पखना। एक्चुअल में निशान पखना जो है, याद रखिएगा, ये कलचुरी कालीन मंदिर यहां पर स्थित है। कलचुरी कालीन आप समझते हैं क्या होता है, ठीक है। मतलब 1000 से लेकर 1000 एडी से लेकर 1741 के अंतर्गत इसे कहते हैं हम लोग कलचुरी काल, ठीक है। कलचुरी काल का टाइम है ये, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है 1000 साल पहले जो है, यानी कि जब 1000 एडी का टाइम चल रहा था, उस समय जो है ये निशान पखना जैसे क्षेत्र को कहा जाता है कि ये क्षेत्र था यहाँ पर। और यहाँ पर अभी भी जो मंदिर स्थापित किया गया है वो अभी भी है, लेकिन कैसा टूटा फूटा है, ठीक है, मतलब भग्नावशेष में है, टूटा हुआ है। तो ऐसे में याद रखिएगा ये निशान पखना जो है इसे कहा जाता है देउर टीला, इसका नाम है देउर टीला, ठीक है। कलचुरी कालीन मंदिर स्थापित है यहाँ पर, देउर टीला, नाम याद रखिएगा, देउर टीला। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आगे जाएंगे आप, ये था महेशपुर, ठीक है। अब महेशपुर से थोड़ा और आगे जाएंगे ना आप, यहां पर महेशपुर पहुंच गए। महेशपुर से थोड़ा सा आगे जाएंगे उदयपुर की तरफ, यहां पर ये जगह है आपका लक्ष्मणगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। इस जगह को बोलते हैं लक्ष्मण। देखिए रामगढ़ की पहाड़ी नहीं बात कर रहा हूं, लक्ष्मणगढ़ की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़, ठीक है। तो लक्ष्मणगढ़ जो है ना, ये भी फेमस है पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर, ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट एरिया के तौर पर जो है ये भी आपका फेमस है। अब ये फेमस क्यों है इसके बारे में देखिएगा। तो अगर आप यहां पहुंचेंगे लक्ष्मणगढ़ में, तो यहां का जो मान्यता है कि जब भगवान राम को क्या मिला था, वनवास मिला था, ठीक है। तो जब वनवास मिला तो अपने 14 साल बिताना था उनको। तो वनवास के 14 सालों में जो है कुछ समय इन्होंने अंबिकापुर के लक्ष्मणगढ़ में बिताया था, ठीक है। तो लक्ष्मणगढ़ के बिताने के कारण जो है ना, यहाँ पर इनके किंवदंती है, देखिए नाम पड़ा है, किंवदंती चल रहा है, ठीक है, लोगों के द्वारा बातें चल रही है इसमें। तो ये बात आया हुआ है कि वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता का समय यहां बीता था, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर आप जाएंगे तो कृष्ण जी का जन्म से लेकर, पूतना को जानते हैं आप, पूतना का नाम सुना होगा आपने, जो कृष्ण को मारने के लिए पहुंची हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा पूतना वध का चित्र प्राप्त होता है। मतलब यहां पर आप जाएंगे तो कृष्ण जी के जन्म से लेकर जितने भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के आधार पर जो है ये चित्र आपको मिलेगा लक्ष्मणगढ़ में, ठीक है। तो ये सभी जगह जो है फेमस है राम और कृष्ण जी के संबंध में, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा आप पहुंचेंगे कहां पर, लक्ष्मणगढ़ की पहाड़ी से जो है, ठीक है, ये भी रिहंद नदी के पास ही है, याद रखिएगा। अब उसके आगे आप जाएंगे तो उदयपुर तहसील पहुंचेंगे, उदयपुर के क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए अब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे महेशपुर, लक्ष्मणगढ़, फिर उदयपुर। तो ये उदयपुर जो है, याद रखिएगा, ये बहुत फेमस जगह है। जैसे आप मेन पार्ट को उतना पढ़ते हैं, उसी प्रकार याद रखिएगा आपका उदयपुर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा उदयपुर की जो पहाड़ी है या उदयपुर का जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत याद रखिएगा कि हमारा जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो यहीं स्थित है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अपन रामगढ़ की पहाड़ी, इसमें उदयपुर में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी। अब देखिएगा रामगढ़ की जो पहाड़ी है, इसमें सबसे पहले तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसके अंतर्गत जो है ना, आपको लगभग इतना सारा ज्ञान मिल जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आपको तीन बातें ध्यान रखना है कि ये अलग अलग टाइम जोन पर फेमस था, ठीक है। पहला आपका रामायण काल में, तो रामायण काल के संबंध में क्या क्या फेमस है याद रखिएगा। तो यहां पर केव या गुफाएं हैं, ठीक है, जो रामायण काल संबंधित है, याद रखिएगा। तो पहला है आपका लक्ष्मण बेंगरा, दूसरा है आपका सीता बेंगरा। बेंगरा का मतलब क्या होता है? अभी आपका एग्जाम आया था आबकारी वाला, देखे थे आप, छत्तीसगढ़ी शब्द का कितना कितना अर्थ पूछ रहा है सब में। तो ध्यान रखिएगा ऐसे छोटे छोटे जो है ना, आपको नाम याद करना पड़ेगा कि कुरहा क्या होता है, बेंगरा क्या होता है। तो सभी भाषाओं, जितनी उपबोलियां आती है ना, उनके सभी के मीनिंग्स आपको जानने होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा बेंगरा का मतलब है कमरा, कमरा, ठीक है, रूम, ठीक है। तो इसको बेंगरा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। तो याद रखिएगा लक्ष्मण कमरा तो लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। उसी प्रकार सीता बेंगरा, और याद रखिएगा हाथी पोल, हाथी पोल, ये सभी रामायण कालीन है। और याद रखिएगा इसी के अलावा सीता कुंड, सीता कुंड, यहां पर ये जितने भी चीजें दिख रहे हैं आपको, ये सब रामायण काल में बनी मानी जाती है और इस क्षेत्र में जो है ये फेमस हुआ है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा रामगढ़ के जो क्षेत्र है, रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, इसका स्थानीय नाम है। पहले तो स्थिति कहां पर है ये आपको समझ में आ गया, उदयपुर तहसील में आता है ये, ठीक है। जब आप बिलासपुर रोड से जाएंगे ना, यहां से आपको पता होगा, बिलासपुर साइड से अगर आप जाएंगे तो बिलासपुर के बाद रतनपुर, रतनपुर के बाद पाली, पाली के बाद कटघोरा, और कटघोरा के बाद आप पहुंचेंगे तो याद रखिएगा उपरोड़ा, कोरबा से होते हुए उपरोड़ा से आगे जाएंगे तो चोटिया, चोटिया से आगे जाएंगे तो मोरगा, मोरगा के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा उदयपुर। अब यहां पर पहुंचेंगे तब आप पहुंचेंगे रामगढ़ की पहाड़ी को, याद रखिएगा NH 130 में स्थित है, ठीक है। अब NH 130 में जब आप जाएंगे तो फिर रामायण जो रामगढ़ की पहाड़ी ये आपको मिलेगा। और यहां पर याद रखिएगा इस जगह को स्थानीय रूप से जो है ना गोदरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब रामगढ़ की पहाड़ी का जो क्षेत्र या गांव है उसे कहते हैं कांदा गोदरी, ठीक है, कांदा गोदरी, स्थानीय रूप से इसे कांदा गोदरी कहते हैं, ठीक है। मतलब लोकल में जो है इसे कांदा गोदरी के नाम जानते हैं, हम लोग रामगढ़ की पहाड़ी के नाम जानते हैं, ठीक है। मैंने पूछा था आपसे कि रामगढ़ की पहाड़ी को किसने खोजा है, कल ही क्वेश्चन था, बताइए। तो नाम याद रखिएगा, कर्नल आउसले, कर्नल आउसले ने 1848 में इसे खोजा हुआ है, ठीक है। कर्नल आउसले ने रामगढ़ की पहाड़ी खोजा कब, 1848 में। और याद रखिएगा यह जो हिस्सा है रामगढ़ की पहाड़ी है, एक्चुअल में कौन सा पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रामगढ़ की पहाड़ी जो है यह हिस्सा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी का, ठीक है, पार्ट ऑफ सतपुड़ा मैकल श्रेणी या सतपुड़ा मैकल सीरीज, ठीक है। तो ये उसका हिस्सा है, याद रखिएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी का हिस्सा ही है जो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा क्षेत्र में विस्तृत है, इसका विस्तार है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे, याद रखिएगा एक तो रामगढ़ महोत्सव, आपके व्यापम में पूछा गया था रामगढ़ महोत्सव के बारे में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो महोत्सव बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये पहला रामगढ़ महोत्सव याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है रामगढ़ जो महोत्सव है, आपके एग्जाम में पूछा गया था इसका संबंध किससे है, रामगढ़ महोत्सव का संबंध किससे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो रामगढ़ फेस्टिवल मनाया जाता है इसका संबंध कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम से है,
मैंने आपको मेघदूतम के बारे में बताया था, है ना। तो कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम से जो है इसका संबंध है, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी है। मेघदूतम कालिदास ने लिखा था मेघदूतम, और उससे जुड़ा हुआ है आपका रामगढ़ महोत्सव, ठीक है। अब इसके अलावा याद रखिएगा कि जब हम लोग पहले पहुंचते हैं रामगढ़ का महोत्सव के बारे में, तो यहाँ पर 2 बार मेला लगता है। एक तो रामगढ़ महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा मेला जो है रामनवमी के समय, जैसे चैत्र नवरात्रि लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चैत्र नवरात्रि के समय जो यहाँ पर मेला लगता है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चैत्र नवरात्रि के समय देखिए हमारे यहाँ ना फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में फेस्टिवल के बारे में बहुत पूछा जाता है। अभी पूछा गया था तीज कब मनाया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं कि नवाखाई कब होता है, तीज कब होता है, ठीक है, गणेश चतुर्थी कब होता है। मतलब आपको हिंदी वाले जो वर्ष है, ठीक है, यानी माह है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अघन, माघ, है ना। तो ये पूरा प्रॉपर याद रखना पड़ेगा। मतलब आपको ये याद रखना है, जनवरी फरवरी तो आपको बाय डिफॉल्ट याद है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा चैत्र बैसाख, ताकि आपको याद करना पड़े कि छत्तीसगढ़ के जो त्योहार हैं या फेस्टिवल है वो कब कब मनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे शक संवत जो है उसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो शक संवत के आधार पर हमारा जो माह चलता है, ठीक है, उस माह के आधार पर आपको त्योहार या फेस्टिवल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा, हाथी पोल और सीता कुंड, ठीक है। याद रखिएगा हाथी पोल को हाथी पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा जो गुफा है, हाथी जा सकता है उसमें, ठीक है, इसलिए इसको हाथी पोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बाकी जो नाम आपको दिख रहे हैं, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा और सीता कुंड, ये सभी रामायण काल में संबंधित क्षेत्र हैं, और ये रामायण काल से संबंधित जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं उस समय के जो है लोग हैं, इसलिए जो है इनका संबंध इस नाम से है, ठीक है। अंतिम बिंदु में देखिएगा अब देखिएगा यहां पर जो है आप पहुंचेंगे, ठीक है, ये तो आपको रामायण काल का समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा एक है आपका तीसरी शताब्दी का रामगढ़ की पहाड़ी में जो क्षेत्र है, रामगढ़ की पहाड़ी के अन्य फैक्ट जो है उसमें प्राचीनतम नाट्यशाला, प्राचीनतम नाट्यशाला जो है आपका जोगीमारा की गुफा, किस समय का है ये, तीसरी शताब्दी का, ठीक है। तो आप ये समझिए जब विश्व में किसी को भी नाटक थिएटर के बारे में नहीं पता था, हमारे यहाँ जो है आपको नाट्यशाला मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा थिएटर चलता था उस समय में तीसरी शताब्दी में, और ये अशोक कालीन है, याद रखिएगा अशोक के समय की बात है, अशोक काल का जो टाइम है तीसरी शताब्दी का है, ठीक है। तो देखिए जब आप यहां जाएंगे ना तो आपको 2 लोगों का नाम मिलेगा। एक तो पहला ब्राह्मी लिपि मिलेगी। ब्राह्मी लिपि जो है इंस्क्रिप्ट जो होता है, आपको पता होगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए लिपि का यूज करते हैं, ठीक है, हिंदी के लिए जो है हम देवनागरी का यूज करते हैं, इंग्लिश के लिए हम रोमन का यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपको अगर संस्कृत लिखना हो, ठीक है, संस्कृत या पाली लिखना हो तो आपको ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि से लिखा हो गया। याद रखिएगा यहां पर एक स्टोरी है या कहानी कह सकते हैं, किसके बारे में, तो याद रखिएगा एक लव स्टोरी है, यहां पर प्रेम कथा है, देवदास और सूतनका का। नाम याद रखिएगा देवदास और सूतनका, ठीक है। सूतनका एक नृत्यिका थी, देवदास जो है, आप दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा देवदास जो है आपका जो एमपी का जो क्षेत्र है, ठीक है, एमपी में सतना रीवा का नाम सुना होगा आपने, तो रीवा के क्षेत्र से इसका नाम आता है, देवदास का नाम आता है, और छत्तीसगढ़ के राजिम क्षेत्र से आता है किसका नाम, सूतनका का, ठीक है। तो इनके बारे में एक प्रेम कथा जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, कहां पर, जोगीमारा गुफा में लिखा गया है, ठीक है। इनके संबंध में याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको जो है याद रखिएगा सबसे पहली बार इस जगह को किसने खोजा था, तो इनका नाम है एम बायर, एम बायर, ठीक है। एम बायर ने 1904 में से खोजा था, याद रखिएगा 1904 में इस जगह को बताया था इन्होंने, ठीक है, 1904 में। इसके बाद इसको प्रकाशित किया गया, इसको रिलीज किया गया, याद रखिएगा, ठीक है, प्रेस रिलीज किया गया बाद में, लेकिन पहले एम बायर ने इसे खोजा था, याद रखिएगा 1904 में, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी का खोज कर्नल हाउस ने,
लेकिन इस जगह का पर्टिकुलर नाट्यशाला और इसके संबंध में जानकारी किसने दिया था? एम बायर ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, एम बायर। ठीक है, तो ये था आपका रामगढ़ की पहाड़ी के संबंध में। अब एक क्वेश्चन और भी मैंने पूछा था कि रावण दरवाजा कहाँ स्थित है ना? तो कहां पर है? यहीं पर है। ठीक है, मेन पार्ट में आज हम पढ़ने वाले थे, इसलिए जनरली हम यही पूछेंगे जो कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर आपको रावण दरवाजा मिलेगा, रावण दरवाजा। ठीक है, तो रावण दरवाजा याद रखिएगा कि आपके रामगढ़ की पहाड़ी में, याद रखिएगा रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, तो याद रखिएगा पत्थर का जो है, ठीक है, पत्थर से बनाया हुआ एक पूरा का पूरा दरवाजा है, उसी का नाम दिया गया है रावण दरवाजा। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है ना रावण की मूर्ति रखी गई है। इस दरवाजे में अंदर जाएंगे आप तो रावण की मूर्ति मिलेगी। ठीक है, और कुंभकर्ण। ठीक है, कौन कौन याद रखिएगा, एक्चुअल में रावण, कुंभकर्ण को जानते हैं आप लोग, उसके अलावा हनुमान और सीता, इनकी प्रतिमा या स्टैचू रखी गई है यहां पर। ठीक है, इसको जो है एक नाम से और भी जानते, याद रखिएगा सिंह दरवाजा भी बोलते हैं, सिंह दरवाजा। तो ध्यान रखिएगा सिंह दरवाजा या रावण दरवाजा कहा जाता है। इनमें जो है कुछ स्टैचू रखे गए हैं, याद रखिएगा रावण, कुंभकर्ण, हनुमान और सीता। ठीक है, इनके स्टैचू मिलेंगे आपको यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद एक किला है, याद रखिएगा रामगढ़ की पहाड़ी में, जिसे रामगढ़ किला कहते हैं, रामगढ़ किला। याद रखिएगा ऋषि वशिष्ठ का नाम आपने सुना होगा, इसे ऋषि वशिष्ठ गुफा भी कहते हैं। यहां पर क्योंकि ये क्या करते थे, तपस्या करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी मिलती है कि ये तपस्या करते थे और इसी क्षेत्र में जो है रहते थे, जिसके संबंध में जानकारी मिलती है। इसलिए रामगढ़ किला ऋषि वशिष्ठ गुफा के नाम से जाना जाता है, ऋषि वशिष्ठ गुफा के नाम से। ठीक है, चलिए, तो ये था सरगुजा के बारे में। ठीक है, अब एक पॉइंट और है जो कि आपका देवगढ़ की पहाड़ियों के संबंध में है, देवगढ़ का संबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक नाम है, याद रखिएगा कल्चा भदवाही। दो जगह का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी से मैं इसको बता देता हूं, देखिएगा। तो देखिए उदयपुर से जब इस तरफ आएंगे लखनपुर की तरफ, तो एक जगह है, याद रखिएगा देवगढ़। ठीक है, जगह का नाम याद रखिएगा। उदयपुर से वापस आएंगे इस रूट पे, कौन सा, NH 130 में, तो जगह का नाम है देवगढ़। ठीक है, इसे देवगढ़ टीला भी कहते हैं, देवगढ़ टीला। ये बहुत फेमस क्षेत्र, याद रखिएगा। यहाँ पर जो शिव मंदिर है वो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि इसको जो है केंद्र के संरक्षण में रखा गया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सिक्योरिटी देता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर, आपका देवगढ़ के टीला को। ठीक है, ये टीला कुछ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना बाकी क्षेत्र से, आप इधर से जब इधर जाएंगे तो आपको लगेगा पहाड़ चढ़ रहे हैं, इधर से इधर आएंगे तो लगेगा पहाड़ चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि बीच में है और सबसे ऊंचा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है देवगढ़ टीला। और यहाँ पर जो है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का जो है बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, 3-4 दिन लगातार मेला चलता रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा देवगढ़ टीला। और ये कहां पर है, आपके उदयपुर और लखनपुर के मार्ग पर स्थित है। और आपको दिखेगा कि ये जो है ना अंदर की तरफ से, ठीक है, इस तरफ से जो है आप देखेंगे तो अंदर की तरफ पड़ता है ये। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा देवगढ़ का टीला। ठीक है, किस लिए फेमस है, शंकर जी की जो मंदिर है उसके लिए फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक नाम और याद रखिएगा, कल्चा भदवाही, कल्चा भदवाही का नाम। ठीक है, तो यहां पर जो है कल्चा भदवाही जो है आपका क्यों फेमस है, या इसके लिए क्यों सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपका एरिया है कल्चा भदवाही, और ऐसा कहा जाता है यह क्षेत्र जो है पुरातात्विक क्षेत्र है। ठीक है, पुरातात्विक क्षेत्र यानी आर्कियोलॉजिस्ट एरिया है, क्योंकि यहां पर भी पुराने मंदिर जो है स्थापित है। ठीक है, दो गांव को मिलाकर इसको नाम दिया गया, कल्चा गांव और भदवाही गांव, उसके बीच में होने के कारण इसको बोलते हैं कल्चा भदवाही। ठीक है, यहां पर पुराने जो मंदिर है, याद रखिएगा किस समय के, कलचुरी कालीन, कलचुरी कालीन मंदिर स्थित है। ठीक है, कलचुरी कालीन मंदिर स्थित है कल्चा भदवाही में। ठीक है, इसे सात महला क्षेत्र भी कहते हैं, सात महला क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, या सत महला। ठीक है, सत महला
क्षेत्र के नाम से फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। आपके सरगुजा के क्षेत्र है, पर्यटन के नाम पर देखिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, अधिकांश चीजें पुरातात्विक क्षेत्र है और इतने सारे क्षेत्र फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप लुंड्रा जाएंगे ना तो लुंड्रा क्षेत्र में जो है आपको पाट प्रदेश मिलेगा और यहाँ पर बॉक्साइट की उत्खनन होता है, बॉक्साइट का क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा बैकवर्ड है बट धीरे धीरे जो है अभी डेवलप हो रहा है। सड़क जो है पहले नहीं था, अभी बन गया है सड़क। ठीक है, आप देख रहे होंगे इधर से कोई सड़क यहाँ नहीं जा रही है। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है एसएच स्टेट हाईवे जो है यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिएगा सरगुजा के बारे में। कल का टॉपिक रहेगा हमारा बाकी जिले। सरगुजा सबसे बड़ा था, याद रखिएगा। बाकी जिले जो है आप एक एक दिन में 2 जिले कर पाएंगे। ठीक है, चलिए।